अपनी बाइक्स पर बच्चों का एक ग्रुप एक बड़े अबेंडन्ड घर को देखता है। पूरे स्कूल में कैसे मॉन्स्टर के बारे में अफवाहें फैलती रही हैं जो इसके अंदर रहता है। एक बच्चा दूसरों को बताता है कि कुछ टाउन्स दूर रहने वाला एक बच्चा इसके अंदर गया था और कभी वापस नहीं आया। और इन सब बातों पर विश्वास करना भी आसान है क्योंकि इस घर की हालत काफी खराब है, पेंट उतरा हुआ है और बहुत सी खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं, एक दूसरे को डेर देते हैं कि किसमें हिम्मत है जो अंदर जाके मॉन्स्टर को देखे, लेकिन कोई भी वॉलंटियर करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं दिखता है। जैसे ही बच्चों का ग्रुप मजाक करता है कि अंदर किसको जाना चाहिए, एक और बच्चा उनके पीछे आता है अपनी सांस पकड़ने की कोशिश करते हुए। तुम सबने मुझे फिर से पीछे छोड़ दिया, वो शिकायत करता है। स्पष्ट रूप से ये पहली बार नहीं है कि ग्रुप के सबसे छोटे बच्चे ने अपने बड़े और तेज दोस्तों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की है। बड़े बच्चे उसकी ओर देखते हैं, उन्हें इसको और डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अंदर किसको जाना है इसका जवाब पहले ही तय हो चुका है। छोटा बच्चा विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके पास अंदर जाने के अलावा और क्या ऑप्शन है। वो हर किसी को ये नहीं सोचने दे सकता कि वो डरपोक है। उसे एक बार और सभी को ये साबित करना होगा कि वो उन जैसा ही बहादुर है। बिना किसी और बात के वो अपनी बाइक को फेंकता है और उस बड़े खौफनाक घर की ओर कदम बढ़ाता है। दरवाजा बिना किसी दिक्कत के खुल जाता है और बच्चा अंधेरे घर में देखता है। वो अंदर कदम रखता है और फर्श पर चलने से आवाज निकलती है। अंदर भी बहुत कुछ बाहर जैसा है, पुराना, टूटा हुआ और अबेंडेंड। लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई देता है। उसके ऊपर से एक स्क्रैचिंग आवाज आ रही है। वो वापस जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसके सभी दोस्त वहीं पर खड़े हैं और वो उसे चलते रहने का कहते हैं। बच्चा अपनी हिम्मत जुटाकर वापस मुड़ता है। वो उन्हें दिखा देगा कि वो कितना बहादुर है। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और प्रत्येक कदम के साथ आवाज आती है। वो ऊपर पहुंच जाता है और देखता है कि यहाँ और कमरे हैं, प्रत्येक गंदगी और मलबे से भरे हुए। कई दीवारों पर स्प्रे पेंट और यहाँ ढेर सारा कचरा है। ऐसा लगता है कि टीनेजर्स इस जगह पर हैंगआउट्स करते थे। लेकिन वहाँ एक और कमरा है जिसका दरवाजा बंद है। बाहर से बच्चों का ग्रुप ऊपर वाली खिड़कियों से उसको ऊपर जाते हुए देखता है। वो अब और नहीं हंस रहे और ना ही चिढ़ा रहे हैं, बल्कि वास्तव में वो इस बात से प्रभावित हैं कि वो कितनी बहादुरी से पूरे घर की खोज कर रहा है। हालांकि उनमें से कोई भी ये उसको नहीं बताएगा, लेकिन ये तीनों उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बच्चा हॉल के अंत में उस दरवाजे पर पहुंच जाता है और अपना कान लगाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। वो हैंडल पर हाथ रखकर इसे धीरे से खोलता है। बच्चा चिल्लाता है और पीछे की ओर गिर जाता है क्योंकि यहाँ एक बिल्ली छुपी हुई थी जो खुली खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है। बच्चा खड़ा होता है और हंसता है। बेशक ये सिर्फ एक बच्चा फिर से चिल्लाता है क्योंकि फर्श टूट जाता है और वो मलबे के ढेर में पहली मंजिल पर गिर जाता है। वो गिरने से घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो संभल सके ये फर्श भी टूट जाता है। उसकी चीखें शांत हो जाती हैं जब वो बेसमेंट के फर्श पर गिरता है। वो धूल और 2 मंजिलों के टूटे हुए फर्श के टुकड़ों से ढका हुआ है। उसे बहुत दर्द महसूस होता है, लेकिन वो अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिला पाता है। वो पैरालाइज्ड नहीं हुआ और ना ही ऐसा लगता है कि उसकी कोई हड्डी टूटी है। शायद वो ठीक है, लेकिन नहीं, वो निश्चित रूप से ठीक नहीं है क्योंकि अचानक कुछ उसे फर्श पर से उठा रहा है। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे बेसमेंट में समायोजित होती हैं, वो देखता है कि किसने उसे पकड़ा है। ये आधा आदमी और आधी मशीन है, मेटल और मांस का एक विशाल और डिस्गस्टिंग मिश्रण। बच्चा इतना डर जाता है कि वो चिल्ला भी नहीं पाता क्योंकि जीव की अनमूविंग डेड लुकिंग आंखें केवल उसको ही देख रही हैं। इसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे एक मेटेलिक खोपड़ी में मानव त्वचा फैली हुई है। बच्चा केवल ये देखता है कि ये मॉन्स्टर अपना शार्प मेटेलिक फिंगर्स वाला हाथ उठाता है और उसके बालों में से धूल साफ करता है। बच्चा कांपता है, लेकिन ये जो कुछ भी है ऐसा लगता नहीं कि ये इसे नुकसान पहुंचाएगा। जीव के मुंह से अचानक एक पतली रोबोटिक आवाज आती है जो शांति को तोड़ देती है। हलन ताला मायूराम। बच्चा समझ नहीं पाता है, लेकिन ये रोबोटिक आदमी अपने भयानक सर को एक तरफ झुकाकर यही दोहराता है। बच्चा अभी भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो महसूस कर सकता है कि रोबोट उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उसे किसी तरह समझ आ जाता है कि ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या ये वही मॉन्स्टर है जिससे हर कोई डरता है? एक गलत समझे जाने वाली मशीन मैन यहाँ नीचे बेसमेंट में रहती है।
रोबोट फ्लिंच करता है, जैसे उसके सर के पीछे किसी चीज से वार किया गया हो। वो बच्चे को छोड़कर मुड़ता है जहां उसके दोस्त खड़े होते हैं, प्रत्येक के हाथ में लकड़ी के टुकड़े और दूसरे स्क्रैप से कुछ वेपन्स। वो अपने दोस्त को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए यहाँ आए हैं, जिसे खोजने का उन्होंने उसको डेर दिया था। एक दोस्त रोबोट पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, वो दर्द के कारण अपने घुटनों पर गिर जाता है और बाकी के बच्चे भी। जीप ने एक हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालना शुरू कर दी है, जिस कारण बच्चे अपने कानों को ढकने की कोशिश करते हैं। वो सभी एक जानलेवा दर्द महसूस करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उनका सर फट जाएगा। ये आवाज गूंजती रहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर किसी प्रकार की डोरमेंट स्टेट में चला गया है और अब हिल भी नहीं रहा। छोटा बच्चा धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है और अपने हाथों को कानों पर रखते हुए खड़ा हो जाता है। वो मॉन्स्टर और अपने दोस्तों के पास से भागता है, जो दर्द के कारण फर्श पर लेटे हैं, और सीढ़ियों से ऊपर आकर इस पुराने घर से बाहर निकल आता है। एक महिला किचन में खड़ी है, रात के खाने के लिए सब्जियां काट रही है और अपनी सबसे बड़ी बेटी से वीकेंड के लिए उसके प्लान्स के बारे में बात कर रही है, जब अचानक जोर से पीछे का दरवाजा खुलता है। वहां उसका बेटा है, वही छोटा लड़का खड़ा है। वो मुश्किल से ही ये कह पाता है, मॉन्स्टर, बेसमेंट में एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो गिरता है और उसके कान और नाक से खून बहता हुआ फर्श पर फैल जाता है। लोकल पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर फोन पे बात कर रहा है। अच्छा, हाँ, ये काफी अजीब है। एक मेटल मैन, आप कुछ न कहें, मैं तुरंत किसी को वहां भेज रहा हूँ, लेकिन आप कहीं ना जाइएगा। पुलिस ऑफिसर फोन बंद करके इधर उधर देखता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसे सुन तो नहीं रहा था, और फिर एक सेलफोन पकड़ता है। वो एक नंबर डायल करता है और कोई दूसरे छोर पर लगभग तुरंत ही जवाब देता है। हाँ, मैं फील्ड एजेंट पैच हूँ। पुलिस ऑफिसर कहता है, आपको तुरंत एक कंटेनमेंट टीम को यहाँ भेजना होगा, और हाँ, एक अच्छी टीम। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये खतरनाक है। एक एससीपी फाउंडेशन मोबाइल टास्क फोर्स, जो खतरनाक मानवीय खतरों से निपटने में माहिर है, जल्द ही घर पर आती है और अनोमली को बंदी बना लेती है। मिस इन्फॉर्मेशन टीम्स एक गैस लीक के बारे में कवर स्टोरी करते हैं, जिससे शहर के कई बच्चों की दुर्भाग्य से मौत हो गई थी और किसी भी संभावित गवाहों को एमनेस्टी दिया जाता है। एक बार जब कंटेनमेंट का काम पूरा हो गया, तो अब ये पता लगाने का समय है कि ये अजीब जीव है क्या। ऐसा प्रतीत होता है कि SCP-203 एक समय कोकोजिन ह्यूमन मिल रहा है, हालांकि अब इसका स्वरूप पहले की तुलना में बहुत अलग है। ये बाइपेडल ह्यूमनाइड क्रीचर 2.5 मीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है। इसकी अविश्वसनीय ऊंचाई और वजन दोनों इस तथ्य के कारण है कि इसके मूल कंकाल को पूरी तरह से हटा दिया गया है और इसे कैस्ट आयरन से बने मैकेनिकल फ्रेमवर्क से बदल दिया गया है। मेटल कंकाल मूल हड्डियों की तुलना में बहुत बड़ा है और कई जगहों पे SCP-203 की त्वचा स्ट्रेच होने के कारण फटी हुई है, जिससे नीचे के मैकेनिकल स्ट्रक्चर का पता चलता है। फ्रेमवर्क के अन्य हिस्सों को जानबूझकर त्वचा के माध्यम से फैलाने के लिए बनाया गया है, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इसका उद्देश्य क्या है। सामान्य मैकेनिकल कंकाल की तुलना में इस बड़े आकार के अलावा SCP-203 पर कई अन्य ऑगमेंटेशंस भी मौजूद हैं। इसकी उंगलियों को लगभग 1 मीटर लंबे नुकीले कांटों में विस्तारित किया गया है। इसके होंठ पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि कोई मूवेबल जॉबॉन नहीं है, और ये भी कि इसकी खोपड़ी एक बड़ा खोखला पीस ऑफ मेटल जैसी है और मुंह क्षेत्र के चारों ओर कई हुक जैसे उभार हैं, छोटे लेकिन दिखने में उंगलियों के समान। SCP-203 के पैरों को भी मॉडिफाई किया गया है, जिसमें 2 जोड़े गए जोड़ हैं जो उन्हें डॉग-लाइक अपीयरेंस देते हैं, और इसकी पैर की उंगलियों को हटाकर स्टील टोड बूट्स में पाए जाने वाले सॉलिड पीस ऑफ मेटल के साथ बदल दिया गया है। इसकी छाती में कोई स्टर्नम या ब्रेस्ट प्लेट नहीं है, जिसके कारण डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होते ही त्वचा अंदर की ओर खिंच जाती है। इसके कान भी हटा दिए गए हैं, हालांकि ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी सुनने की क्षमता है, जो एक औसत इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा है। और अब इसकी आंखें, जिनको आई सॉकेट से निकलने वाली कई नीडल्स द्वारा स्थायी रूप से आगे की ओर रखा गया है, आइरिसेस भी स्थायी रूप से फैली हुई दिखाई देती हैं और लाइट पर भी कोई रिएक्ट नहीं करती हैं। मुंह के स्थान पर एक छोटा स्पीकर है जो एक मेटल ग्रेड से ढका है, जो बेसिक वोकलाइजेशंस करने में सक्षम है, लेकिन इसकी आवाज रोबोटिक होती है। टेस्ट से ये पता चला है कि SCP-203 को इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसकी अपनी प्राथमिक भाषा अरेबिक है, हालांकि एग्जैक्ट डायलेक्ट का अभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है।
SCP-203 को खाने या पीने की जरूरत नहीं है और बिना किसी विजिबल मुंह के ऐसा लगता है कि ये खा पी भी नहीं सकता। इसकी बजाय ये अपने शरीर के भीतर स्थित एक पावर सेल से चलता है जो 72 घंटे तक ऊर्जा प्रदान करेगा। इन 3 दिनों के बाद SCP-203 बंद हो जाएगा और 3 से 4 घंटों के लिए हाइबरनेशन स्टेट में चला जाएगा, जिसके दौरान इसका पावर रिसोर्स चार्ज होगा जो इसे अगले 72 घंटों की ऊर्जा प्रदान करेगा। एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक इमेजरी के अन्य रूपों द्वारा SCP-203 की जांच करने के सभी प्रयास विफल रहे हैं और एक्सप्लोरेटरी सर्जरी के प्रयासों में इसने अपने डिफेंस मैकेनिज्म को ट्रिगर किया जो दर्दनाक और घातक दोनों हैं। जब इसे लगता है कि इसे किसी तरह से खतरा है तो SCP-203 एक हाई फ्रीक्वेंसी ड्रोनिंग साउंड उत्सर्जित करने में सक्षम है जिसका ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर गहरा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस डिफेंस मैकेनिज्म के प्रभावों को सीधा देखा गया था जब एक D क्लास कर्मी ने 203 को गलती से मारा और इसकी ड्रोनिंग साउंड एक्टिवेट हो गई। साउंड के संपर्क में आने के तुरंत बाद D-104 को गंभीर सर दर्द का अनुभव हुआ। 15 मिनट बाद सर दर्द तेज हो गया और D-104 के कानों से खून बहने लगा। आधे घंटे के बाद D क्लास जो अब हॉस्पिटल में जा रहा था उसे दौरे पड़ने लगे और सभी ओरिफाइसिस से खून निकलने लगा। 10 मिनट बाद D क्लास की मौत हो गई। एक और टेस्ट किया गया था और रिजल्ट लगभग समान था। सभी लक्षण लगभग समान दर पर प्रगति कर रहे थे। हालांकि इस बार D क्लास को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय SCP-203 के सेल में ही रखा गया। 40 मिनट के बाद D क्लास मर गया और कुछ मिनट बाद 203 ने अपनी ड्रोनिंग साउंड बंद कर दी। SCP-203 तब मृत D क्लास के शरीर के पास पहुंचा और D क्लास के कंकाल को हटाने के लिए अपने ऑगमेंटेशंस का उपयोग करना शुरू किया, जबकि SCP-203 को अपना ये कार्य पूरे करने से पहले रोक दिया गया था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो ड्रोनिंग साउंड उत्पन्न करता है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म तो है ही, लेकिन ये उस प्रोसेस का भी एक हिस्सा हो सकता है जिसके द्वारा ये SCP-203 की नई इंस्टेंसेस बनाता है। SCP-203 के साथ इंटरव्यूज में इसने दावा किया है कि इसके ऑगमेंटेशन से पहले के जीवन की कोई भी यादें नहीं हैं। ये बताता है कि ये अब पेन और कंफ्यूजन की कांस्टेंट स्टेट में रहता है और जब इसकी बैटरी खत्म हो जाती है और ये रेस्ट स्टेट में जाता है, केवल वही समय होता है जब ये अपने अस्तित्व के दर्द से भागता है। ये भी दावा करता है कि एक बार इसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होने के बाद जो होता है उसकी भी कोई मेमोरी नहीं है और इसे ये भी याद नहीं है कि इसने D क्लास के शरीर के साथ क्या किया था जिसे इसके सेल में ही छोड़ दिया गया था। लेकिन यह ज्ञात है कि SCP-203 कितना सच्चा है। SCP-203 रिसर्चर्स को जो कुछ भी बताता है उसे वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है और फिलहाल इसके बयानों को फाउंडेशन कर्मचारियों द्वारा सहानुभूति हासिल करने या सिंपैथी गेन करने के प्रयास में माना जाना चाहिए। इसने पेन किलिंग मेडिकेशन और एनेस्थेटिक्स के लिए कई अनुरोध भी किए, लेकिन अभी तक इन सभी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया गया है। SCP-203 को यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है और इसे एक रिसर्च साइट पर एक स्पेशलाइज्ड स्टोरेज बंकर पर रखा गया है। साउंड फिल्टरिंग इक्विपमेंट से लेस 2 D क्लास कर्मी हर समय इसकी रक्षा करते हैं और किसी भी टेस्टिंग या रिसर्च सेशंस में जाने के लिए एक आर्म्ड एस्कॉर्ट इसके साथ होता है। क्या SCP-203 ही अंतिम शिकार है? एक सामान्य मानव जो उसकी इच्छा के विरोध मनुष्य और मशीन के क्रूड एमलगेशन में परिवर्तित हो गया। हो सकता है कि SCP-203 में कुछ और भी हो या कुछ भी नहीं। क्या SCP-203 हम सभी को बेवकूफ बना रहा है? क्या ये टॉर्चर्ड आयरन सोल एक मेटालिक मॉन्स्टर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है जो अपने अंतिम शिकार की त्वचा के साथ खुद को डिस्गाइज करता है? शायद अधिक रिसर्च के साथ हम एक दिन इसका उत्तर जान जाएंगे। अब जाइए और जाकर डॉक्टर बॉब की फाइल्स में से एक और वीडियो SCP-783 देयर वाज अ क्रूड मैन देखें। एक और अनोमली जिसमें बहुत से दिलचस्प विचार हैं कि मानव शरीर कैसा दिखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट्स हमें बताना ना भूलिएगा।